अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हमने डिस्कस करना है क्लास 11 के इंग्लिश के पेपर को, कि इंग्लिश के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए आप लोगों की। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अली अब्बास साहब, जो कि आपको इस पूरे सेशन में गाइड करेंगे कि किस तरह से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। प्रोफेसर अली अब्बास साहब मेरे कोलीग भी हैं, माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं और स्टूडेंट्स के वैसे जनरली बहुत ज़्यादा फेवरेट टीचर माने जाते हैं हमारे कॉलेज में। तो इससे आगे मैं सर अली से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस सेशन को कंटिन्यू करें। सर प्लीज़। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. To all of the students and viewers, welcome to all of you at the web channel that is the Physics Portal. और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें वीडियो में, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को मस्त लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या मज़ीद किसी भी किस्म की कोई जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं HSSC 1 फर्स्ट ईयर के अपकमिंग पेपर जो कि फेडरल बोर्ड में थोड़े ही दिनों में होने जा रहा है, इंग्लिश का पेपर। अगर उस हवाले से इंपॉर्टेंस की कुछ बात करें तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके अलावा पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको इस पेपर में, हम उसके डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से आप एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए जहां पे आप ये तमाम चीजें नोट करते जाएं कि आपके इन डेज में क्या ऐसे हिटिंग चीजें हैं, ऐसी क्या डिमांडिंग चीजें हैं जिनको आप इन तमाम क्लोजिंग डेज में जो है वो प्रिपेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर ना सिर्फ पास होने के लिए है बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए है। क्योंकि आप इंग्लिश के पेपर में जब अच्छे मार्क्स गेन करेंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो इंप्रूव होगी, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपके ग्रेड्स इंप्रूव होंगे। तो इस हवाले से इंग्लिश का पेपर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप अपने ग्रेड्स को इंप्रूव कर सकें। विद द सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे, साथ साथ पेपर पैटर्न भी चलता रहेगा और साथ साथ ही चीजों को भी मैं आपके सामने पेश करता जाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, एज यू ऑलवेज नो दैट इज द MCQ पोर्शन, जिसमें 20 MCQs दिए जाते हैं। 20 MCQs जो कि मुख्तलिफ किस्म के MCQs होते हैं, उनमें क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, क्या चीजें छोड़नी है, इन सब के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। अगर आप इन चीजों को प्रिपेयर करेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल यकीन से ये बात कह सकता हूं कि आप इंग्लिश के MCQ को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। सो MCQs की अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स का MCQ का पोर्शन है। टॉपिक्स जो मैं आपको चाहता हूं कि आप इस MCQ के पोर्शन में प्रिपेयर करें, उनके कुछ नाम यूं हैं, आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको ये बात याद आती रहे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेटली आपके टीचर्स ने आपको ड्यूरिंग द लेक्चर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए होंगे। ना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच बल्कि इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं उनको भी आपने डिस्कस करना है। नाउन के टाइप्स को, प्रोनाउन के टाइप्स को, फिर उसके अलावा एडजेक्टिव्स की टाइप्स को, फिर वर्ब की, फिर एडवर्ब की, फिर कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन, इनकी तमाम टाइप्स को भी आपने थॉरली रीड करना है, उसकी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये आपके पार्ट्स ऑफ MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 MCQs डेफिनेटली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में से या इनकी टाइप्स में से आते हैं। उसके बाद फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, इसी तरह नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। ये जो तीन टाइप्स हैं दोनों की, इनको बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ प्रिपेयर करना है। 1 to 2 MCQs डेफिनेटली इन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में से आते हैं। थर्ड नंबर पे जो MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नरेशन। ऑल्दो नरेशन का जो टॉपिक है वो मेन आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है सेक्शन C, उसमें भी एक जो है वो वॉल्यूम रखता है
5 to 6 मार्क्स का वहां पे भी आता है, लेकिन आपके एमसीक्यूज में भी नरेशन से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल दी जाती है और उसमें नरेशन के हवाले से जो है एक एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आप रूल्स को, रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से थॉरोली रीड करेंगे और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो नरेशन मींस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपके एमसीक्यू के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर पर जिसमें तकरीबन 2 एमसीक्यूज डेफिनेटली आते हैं वो है जी आपका वर्बल्स का टॉपिक। अब कुछ बच्चों को वर्बल्स का नाम नहीं पता, वर्बल्स के नाम से अवेयर नहीं है, तो मैं उनकी आसानी के लिए कह सकता हूं कि जिसमें हम जेरेंड को, पार्टिसिपल को और इन्फिनिटिव्स को डिस्कस करते हैं, ये वो टॉपिक है। इससे तकरीबन 2 to 3 एमसीक्यूज डेफिनेटली आपके एमसीक्यू पोर्शन में आते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशंस और इसकी फर्दर जो टाइप्स होती हैं उनकी एग्जांपल्स और उनकी डेफिनेशंस को रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। 2 to 3 एमसीक्यूज आपके फिगर्स ऑफ स्पीच में से बनते हैं एमसीक्यूज में। फिर उसके बाद टर्म्स ऑफ लिटरेचर। टर्म्स ऑफ लिटरेचर यानी कि आपने जब प्ले पढ़ा होगा तो आपके टीचर्स ने इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली टर्म्स ऑफ लिटरेचर आपको या लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो डेफिनेटली पढ़ाई होंगी, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम्स और उसके अलावा सेटिंग, बैकग्राउंड, इस तरह की चीजें पढ़ाई होंगी। इनके हवाले से आप इजीली अपने नोट्स में से भी सर्च कर सकते हैं और आप इसको इंटरनेट पे सर्च करके इन चीजों को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी टेंसेस। टेंसेस से रिलेटेड एक एमसीक्यू डेफिनेटली आएगा और मोस्ट प्रोबेबली पास्ट टेंस से रिलेटेड आ सकता है या फ्यूचर टेंस से रिलेटेड आ सकता है। तो इन टेंसेस को भी आपने, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन इनकी भी एग्जांपल्स को रीड करना, थॉरोली रीड करना जो है वो जरूरी है। इडियम्स एंड वोकैबुलरी फ्रॉम टेक्स्ट बुक। फर्दर जो एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो इडियम्स से भी आएंगे। इडियम्स यानी मुहावरे। इडियम्स का एक पूरा पोर्शन आपके पास सेक्शन सी में भी मौजूद है, बट एमसीक्यू में भी इस दफा अगर हम मॉडल पेपर को देखते हैं तो इडियम्स से उन्होंने एक एमसीक्यू या 2 एमसीक्यूज जो हैं वो दिए हैं। और वोकैबुलरी, आपके टेक्स्ट बुक की जो डिफिकल्ट वोकैबुलरी है उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना आपके चैप्टर्स के अंदर से, डेफिनेटली ये वहां से उससे बाहर नहीं आएगी, बल्कि आपके टेक्स्ट बुक की वोकैबुलरी से ही एमसीक्यूज आ सकते हैं। सो अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 17, 18 मार्क्स, 15 अबव आप इसमें से स्कोर कर सकते हैं। सेक्शन बी एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और एक बहुत बड़े वॉल्यूम वाला सेक्शन, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर में किस तरह का परफॉर्म करेंगे। अगर आप सेक्शन बी को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो आप इस पेपर में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, वहीं पे इस चीज़ का फैसला हो जाता है। आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं, आपके जो पेपर चेकर होते हैं, वो इस चीज़ का फैसला आपके सेक्शन बी से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। सो सेक्शन बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेक्शन बी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पोर्शन ऑफ द पेपर एज वेल। मैं ईजीएस्ट क्यों कहता हूँ? क्योंकि ना इसमें आपको किसी चीज़ को याद करना है, ना आपने इस चीज में इस पोर्शन में किसी भी चीज को रट्टा लगाना है। सिर्फ आपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग करनी है, सिर्फ आपने चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है। आप सेक्शन बी को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्शन बी में टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स होते हैं, जिसमें 28 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होता है और 12 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 3। 3 में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, 3A एंड 3B। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो उसे कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज के नीचे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस में ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होती है, चॉइस भी मौजूद होती है, और इसका जो सबसे कंपल्सरी क्वेश्चन होता है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, समरी का क्वेश्चन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि आपने कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना है। मतलब शॉर्ट वे में आपको बता देता हूं, क्योंकि हम इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं कर सकते। शॉर्ट वे में आपको बता सकता हूं कि कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना है। जब कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आपके सामने आता है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने यह करना है कि कॉम्प्रीहेंशन के नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ना है। ना कि बच्चे देख करते हैं कि उस पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, रीड करना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चंस को नहीं देखते, और क्वेश्चंस को, उन पैसेज को रीड करने के बाद पढ़ते हैं।
ये एक रीडिंग प्रैक्टिस है जिसमें पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और 2 से 3 मरतबा क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, ताकि आपके जहन में वो क्वेश्चंस बैठ जाएं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज की तरफ आएंगे और उस पैसेज को आप रीड करेंगे बहुत थॉरोली, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत आराम से उसका पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे। जब तक आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तब तक आपको वो पैसेज समझ में नहीं आएगा और ना आप उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते। जब आप उसको समझ लेंगे, आप जहां जहां जिस जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होगी वो लाइन आते साथ ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे पढ़ा हुआ है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट उठा के लिख देते हैं। इससे आपके मार्क्स डिडक्शन होती है। कई दफा मार्क्स अगर चेकर है तो वो आपको मार्क्स देता ही नहीं और उस पेपर के ऊपर रीजन लिख देता है कॉपी पेस्ट की रीजन लिख के आपके वो सारे के सारे मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेता है। तो इसमें बेहतर ये ऑप्शन कि आपके पास कि अगर आपको पता लग गया है कि इस पैसेज में इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को देखिए और उसको अपनी वर्डिंग में लिखिए। यू डोंट नीड टू डू द कॉपी पेस्ट, डिट्टो कॉपी पेस्ट, यू डोंट नीड टू डू इट। अगर ऐसा करेंगे तो आपको या क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा रहमदिल अगर पेपर चेकर हुआ तो वो आपको बहुत ज्यादा भी मार्क्स दे सका तो एक क्वेश्चन के 1 नंबर या 1.5 नंबर दे देगा, इससे ज्यादा वो आपको नहीं देगा। ये तो थी बात कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन के चैप्टर को, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को आपने डील करना है। समरी में आपने टाइटल जरूर लिखना है, टाइटल टॉप पे लिखना है। बच्चे आखिर में टाइटल लिखते हैं, टाइटल आपने टॉप पे लिखना है। 1 नंबर का टाइटल है और बाकी 7 नंबर की आपकी समरी है। उसको प्रेसी भी कहते हैं, उसको समरी भी कहते हैं। अच्छा, समरी के हवाले से कुछ मिसकॉन्सेप्शंस जो बच्चों के अंदर है वो ये है कि हमें समरी बहुत डिटेल में लिखनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समरी या प्रेसी का रूल ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को डिवाइडेड बाय 3 किया जाता है, तो जो आंसर आता है उतने नंबर ऑफ वर्ड्स आपने समरी में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल पैसेज 120 वर्ड्स का है तो 120 डिवाइडेड बाय 3 तो 40 वर्ड्स की आपने समरी लिखनी है। इसी तरीके से आपने समरी के जो वॉल्यूम है, समरी के जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उनको डिसाइड करना है। समरी अगर आप बच्चे पूछेंगे कि अगर हम छोटी लिखेंगे तो 8 नंबर कैसे मिलेंगे, इसका ताल्लुक आपके वॉल्यूम से नहीं है, इसका ताल्लुक आपके कंटेंट से है। अगर आपका कंटेंट हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से उस पैसेज के एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको समरी के 8/8 मार्क्स मिल सकते हैं। ये तो थी कुछ समरी के हवाले से चीजें। अब हम इस कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करेंगे। इस टाइम पे अगर आप इन यूनिट्स को प्रिपेयर करेंगे तो मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूं कि इन्हीं यूनिट्स में से कोई एक यूनिट का कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आएगा, ये मेरा यकीन है। तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पास। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11 एंड यूनिट नंबर 14। ये टोटल तकरीबन 8 यूनिट्स बनते हैं। टोटल आपके जो यूनिट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर, वो तकरीबन 19 है। 19 में से सिर्फ 8 यूनिट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं और यकीन से ये बात कह सकता हूं कल आप जब पेपर देंगे आने वाले दिनों में, उसके बाद आप लाजमी आके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ सर ने जो यूनिट बताया था वो यूनिट से कॉम्प्रिहेंशन आया है। अंडरस्टूड? उसके बाद ये 28 मार्क्स का, और 28 मार्क्स के बाद पोइट्री का जो सेक्शन है इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। एक पोइट्री का से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक आपका प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पोइट्री के सेक्शन का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊपर एक स्टेंजा दिया जाता है, ये 2 स्टेंजास होते हैं और ऑप्शन होती है, आपके पास चॉइस होती है, आप उसमें फर्स्ट वाले को कर सकते हैं या सेकंड वाले को कर सकते हैं। और स्टेंजा से नीचे आपसे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो होली एंड सॉलिली स्टेंजा में जो चीजें हैं उससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होता है जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड पूछा जाता है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन, सिमिली का यूज हुआ है इसमें या मेटाफर का यूज हुआ है तो उसकी एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन आपको देनी होती है।
और एक जो क्वेश्चन होता है वो राइमिंग स्कीम से रिलेटेड होता है। होप्स हो के राइमिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारी इस क्वेश्चन नंबर 3A के हवाले से हैं, उसमें द विंड बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। सेकंड वन इज डार्कलिंग थ्रश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसके हवाले से एक प्रेडिक्शन दे सकता हूं कि डार्कलिंग थ्रश में से स्टैंजा जरूर आएगा। थर्ड वन इज ब्रेक 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 एंड द फोर्थ वन इज शेक्सपियर की बहुत फेमस पोएम ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड। होप्स हो कि आपने इनको नोट कर लिया होगा। द विंड फर्स्ट नंबर, उसके बाद डार्कलिंग थ्रश, उसके बाद ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और फोर्थ नंबर पे जो पोएम इंपॉर्टेंट है ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड। सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं इन चारों पोएम्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूं तो डार्कलिंग थ्रश और ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड जो कि शेक्सपियर की है। इसमें से आपके पास कोई ना कोई पैसेज, कोई ना कोई स्टैंजा जरूर आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B का जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द प्ले जो बिल्कुल एंड पे आपको दिया गया है, चैप्टर नंबर 19 14। प्ले का नाम है 14। उसमें से किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं? ये 6 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 में से आपने 1 करना है। सो ये 12 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट हो जाते हैं। यहां पे किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। प्ले की सेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सेटिंग की डेफिनेशन पहले आपने बताना है कि सेटिंग एक लिटरेरी टर्म है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है और फिर इस प्ले से रिलेटेड इसकी सेटिंग्स को बताना है कि प्ले में क्या सेटिंग थी। सेटिंग क्या होती है? जो आपका बैकग्राउंड होता है कि किस जगह पे वो प्ले जो है वो पिक्चराइज हो रहा है, और उसकी पूरा बैकग्राउंड बताना, क्योंकि 14 एक डाइनिंग रूम में पिक्चराइज किया गया है, जहां पे एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल है, जहां पे 14 चेयर्स लगाई गई हैं, उसके साथ एक किचन है, उसमें कितने लोग हैं, ये सब कुछ जो है ये सेटिंग कहलाती है। होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट उर्दू में कहते हैं तजाद को, इख्तिलाफ को, ठीक है जी। तो कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन देनी है और इस प्ले में जो कॉन्फ्लिक्ट का मैटर है उसको डिस्कस करना है एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप इजीली इसमें क्वेश्चन अपने नंबर्स ले सकते हैं। फिर एलिमेंट्स ऑफ प्ले। एलिमेंट्स ऑफ प्ले कौन कौन से होते हैं? ये तकरीबन 8 एलिमेंट्स होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ प्ले आप बयान करें या एलिमेंट्स ऑफ प्ले को एक्सप्लेन करें, तो एक एक एलिमेंट की 1 to 2 लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके साथ उसके एक एग्जाम्पल देंगे। तो ये आप अच्छे नंबर 6 मार्क्स जो है उसमें गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट एंड इट्स टाइप्स। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट्स भी हैं जिस तरह एलिमेंट्स ऑफ प्ले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। थीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और रेफरेंस डेफिनेटली आपने 14 जो आपने प्ले रीड किया अपनी टेक्स्ट बुक में उसी का देना है। ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, सेक्शन सी। और सेक्शन सी टोटली जो है वो रिलेट करता है क्रिएटिव राइटिंग से और ग्रामर से। तो क्रिएटिव राइटिंग के इसके लिए स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है दैट इज रिलेटेड टू लेटर और अ जॉब एप्लीकेशन। प्रीवियसली इसमें सीवी आया करती थी, सीवी को एक्सक्लूड कर दिया गया। नए पेपर पैटर्न में 2 चीजें दी गई हैं, या लेटर आएगा या जॉब एप्लीकेशन आएगी। लेटर भी आपका इसमें फॉर्मल आ सकता है, इसी तरह जॉब एप्लीकेशन भी आपको जॉब एप्लीकेशन का पूरा पैटर्न और उससे रिलेटेड आपने लिखना है। और होप्स हो कि आप उसके कंटेंट, उसके पैटर्न से बखूबी वाकिफ होंगे। मैं आपको सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि जॉब एप्लीकेशन किन टॉपिक्स से रिलेटेड आ सकती है, और ये भी आपने मुझे कमेंट में करके बताना है इस पेज पे कि हाँ सर ने जो टॉपिक बताया था उस टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेटली जॉब एप्लीकेशन आई है। होप सो इंशाल्लाह जरूर आएगी। सबसे पहले इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन आ सकती है, मैनेजर की पोस्ट के लिए आ सकती है, कैशियर की पोस्ट के लिए आ सकती है, ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट के लिए आ सकती है, द लास्ट वन इज अकाउंटेंट। इसकी पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन आ सकती है। इसमें करना सिर्फ आपने इतना है, इन तमाम शोबाजात से रिलेटेड, इन तमाम डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपने इनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं और इनके एक्सपीरियंसेस को आपने सर्च करना है और उन क्वालिफिकेशंस को और उन एक्सपीरियंसेस को आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन में मेंशन करना है।
और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे भी अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने किसी भी कोई फोन नंबर या इस तरह की किसी भी चीज को आपने जॉब एप्लीकेशन में मेंशन नहीं करना। ABCXYZDEF इन अल्फाबेट्स की मदद से आपने इन पोर्शंस को फिल करना है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दैट हैज 3 पार्ट्स, और इसमें टोटल हमारे पास जो मार्क्स होते हैं वो तकरीबन 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5A, 5B और 5C। क्वेश्चन नंबर 5A, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। बड़े फेमस किस्म के इडियम्स हम कहते हैं मुहावरों को। अब ये बहुत आसान कर दिया है ये पोर्शन। प्रीवियसली ऐसे होता था कि आपको इडियम या फ्रेजल वर्ब दिया गया है और उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए आपने उसका सेंटेंस बनाना होता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब इसमें यह होगा कि तकरीबन 7 to 8 इडियम्स के सेंटेंसेस होंगे और उसमें उन सेंटेंसेस में उन इडियम्स को मेंशन किया जाएगा। फिर उसके मीनिंग्स की 2 ऑप्शन आपको आखिर में ब्रैकेट में दी जाएंगी कि क्या इस इडियम का मतलब यह बनता है। एक गलत ऑप्शन होगी, एक करेक्ट ऑप्शन होगी। तो डेफिनेटली आप सेंटेंस को पढ़ के इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये इडियम के मीनिंग्स क्या हैं। सो ये पोर्शन 6 मार्क्स बिल्कुल हलवा है, बहुत आसान है इस 6 मार्क्स को गेन करना। उसके बाद इसके हवाले से कोई मेरी इंपॉर्टेंट की प्रेडिक्शन नहीं है कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ इडियम्स होते हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कहीं से भी फेमस इडियम्स जो डेली यूज में होते हैं, लैंग्वेजेस में ज्यादातर यूज होते हैं, उन इडियम्स का एक सेट उठा लें। दैट इज अबाउट 100 और इडियम्स और 200 इडियम्स और 300 इडियम्स, जो इजीली आपको, अगर आप उनको एक तो थॉरली स्टडी करेंगे तो आप इजीली उस चीज को इसको टैकल कर लेंगे। सेकंड पोर्शन इज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशंस। दैट इज क्वाइट टेक्निकल, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको चेंज करना होगा, चेंज द नरेशन। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना होगा और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना होगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। कौन से टाइप्स के सेंटेंसेस में किस तरीके से चेंजिंग्स आती हैं, उनका पता होना, उसका कॉन्सेप्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं है तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ना, क्वेश्चन कोई भी खाली नहीं छोड़ना। आपने इसको अटेम्प्ट किसी ना किसी तरीके से करने की कोशिश करनी है ताकि इसमें आपको कोई ना कोई मार्क्स जरूर मिले। लास्ट वन इज पंक्चुएशन। इसी क्वेश्चन नंबर 5C में पंक्चुएशन के चंद रूल्स होते हैं, 11 to 12 रूल्स हैं, पंक्चुएशन साइंस हैं। उनको थॉरली स्टडी करें, उनकी एग्जांपल्स को देख लीजिए आप इजीली इस पोर्शन को। ये हार्डली 2 to 3 लाइंस होती हैं जिनको पंक्चुएट करना होता है। दैट कंसिस्ट अबाउट 4 मार्क्स। 4 पंक्चुएशन साइंस होंगे, आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 दैट कंसिस्ट 8 मार्क्स, और इस 8 मार्क्स में आपने करना क्या है, दैट इज वेरी फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ईयर एग्जाम्स, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग एक अरसा दराज से फेडरल बोर्ड के पेपर का पैटर्न में शामिल रही है, लेकिन सेकेंड ईयर में बट दिस टाइम they have added this specific question in the first year exams, report writing। और ये completely एक टेक्निकल राइटिंग है और इसमें आपकी राइटिंग पावर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और प्लस उसके अलावा आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप चीज़ों के हवाले से कोई भी टॉपिक आ सकता है जिसमें आप इसको आप एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू जो है वो करते हैं, और होप्स हो कि आपके टीचर्स ने इस पैटर्न को आपके सामने वाज़े किया होगा, आपको बताया होगा। अगर आपके पास इस पैटर्न का नहीं है मौजूद तो आप कहीं पे भी इसको आप इंटरनेट पे, गूगल पे, किसी जगह पे भी आप रिपोर्ट राइटिंग का पैटर्न सर्च करके, एक जनरल पैटर्न है जो कि पूरी दुनिया में यूज होता है, फेडरल बोर्ड भी उसी पे काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, तो आप उस पैटर्न को लेकर रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरी उम्मीद है कि इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक जो है वो फेडरल बोर्ड इस अपकमिंग एग्जाम में दे सकता है। सबसे पहला टॉपिक है जी, आप लिखते जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरीज। सेकंड टॉपिक है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स। थर्ड टॉपिक है जी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस लैब। ये तो एक जनरल टॉपिक्स हो गए। फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो है वो ज्यादातर इसमें चीजें आती हैं। सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा टॉपिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है या जिसमें पोल्यूशन का जिक्र हो सकता है। रैश ड्राइविंग, ट्रैफिक से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आया है
तो उसमें रैश ड्राइविंग का जिक्र आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंक्रोचमेंट यानी कि नाजायज तजावजात उर्दू में हम इन्हें कहते हैं, इसके ऊपर एक टॉपिक आ सकता है, ये सोशल इशू है, आप रिपोर्ट राइटिंग इसके ऊपर भी आ सकती है। लैक ऑफ पार्क्स, यानी कि अगर आपकी सिटी में लैक ऑफ पार्क्स हैं, उसके क्या नुकसानात हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, ये दिस इज ऑल्सो अ सोशल इशू। या हॉस्पिटल कंडीशंस, आपके शहर में कोई हॉस्पिटल है जहां पे आपने विजिट किया, आपने उसकी हॉस्पिटल कंडीशंस को देखा है, तो आपने उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सोशल इश्यूज से रिलेटेड। फिर उसके बाद टीनेज कंसर्न्स, यानी कि इसी में एक थर्ड कैटेगरी आती है, उससे रिलेटेड भी कुछ ना कोई टॉपिक बन जाता है। मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया यूजेज और स्लीप हाइजीन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि टीनेज से रिलेटेड हैं। इनमें से देखें, इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम टू सेम ये टॉपिक आएगा, हाँ कोई ऐसा टॉपिक आ सकता है जिसमें इनमें से किसी एक चीज का जिक्र हो जाए, तो आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा अगर आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सा थॉरली स्टडी करेंगे। दूसरा, पैटर्न को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7, पैराग्राफ राइटिंग, दैट आल्सो कंसिस्ट 8 मार्क्स। टॉपिक्स टू प्रिपेयर, इसके लिए ये भी अनसीन एक क्वेश्चन है, और इसमें भी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो सेक्शन सी है वो ज्यादा से ज्यादा अनसीन है, इसमें कुछ भी सीन नहीं है। तो इसमें किस रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं और क्या लिखा जा सकता है, मैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देता हूं। फेवरेट पर्सनालिटीज, यानी कि फेवरेट पर्सन, पोएट, राइटर, इस तरह का कोई पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है। हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है जी, किसी भी हिस्टोरिकल फिगर के हवाले से कोई पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है। अच्छा, एक चीज हमेशा इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि इसमें आपके पास चॉइस होगी, यानी कि 2 to 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें से एक आध कोई टॉपिक आपको चूज करना होगा। सोशल इश्यूज में, सोशल इश्यूज से रिलेटेड आपके पास कोई टॉपिक आ सकता है, जैसे पोल्यूशन, करप्शन, क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद मोरल वैल्यूज से रिलेटेड कोई आ सकता है, टॉलरेंस, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स, या फिर मॉडर्न टॉपिक्स से रिलेटेड, यानी कि टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई टॉपिक आपके पास आ सकता है जिसके ऊपर आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग की जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो तकरीबन 200 to 300 वर्ड्स हैं जो आपने लिखने हैं, और ये इट्स ऑल्सो कंसिस्ट 8 मार्क्स, क्योंकि आपकी जो शीट है वो आपकी कंप्यूटराइज शीट है और उस पर हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर जगह दी गई है, तो आपको इसके हवाले से भी एक जगह दी जाएगी जहां पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आखिर में आप सबके लिए सबसे पहले मैं तो दुआ करना चाहूँगा कि आप सबका ये पेपर बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट करें, बहुत अच्छे मार्क्स इसमें गेन करें। होप्स हो कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होंगी और आप इन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।